Now, study of malaria, an example of biological problem. के स्टडी मलेरिया की स्टडी की जाए किस लिहाज से कि वो एक एग्जाम्पल है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की, कि ये भी एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है. बेसिकली ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही क्रिएट होती है. मलेरिया इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. अब ये मलेरिया वर्ड है, सबसे पहले तो इसका मीनिंग जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मलेरिया. मलेरिया मीन्स बैड स्मेल. बैड स्मेल, इसका मलेरिया का मतलब होता है कि बैड स्मेल, एक गंदी वबा. लाइक अगर हम अर्ली हिस्ट्री में चले जाएं तो अफ्रीका वगैरह में इस तरह के जो कंट्रीज थे वहाँ पर वाटर में लाइक स्मॉल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते. अब वहाँ पे गंदगी, कुछ ऐसे एरियाज जहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा थी, लाइक मार्शी एरियाज जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा था और वहाँ पे गंदगी थी, उसमें स्मॉल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हुए और उन ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया गया मॉस्किटोज़ का. बेसिकली दीज आर इंसेक्ट्स. अब वो मॉस्किटोज़ जो थे, अब वो मॉस्किटोज़ जो थे उनमें एक्चुअली मलेरिया नहीं था. अब हुआ क्या, बेसिकली मलेरिया जो है इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ मंकीज़. मलेरिया जो है ये डिजीज़ है मंकीज़ की. सबसे पहले मलेरिया जो है ये मंकीज़ में डिस्कवर हुआ था. अब जब इन इंसेक्ट्स ने, मॉस्किटोज़ ने मंकीज़ वगैरह पे फीड किया तो ये वायरस जो है, मलेरिया बेसिकली इज़ अ वायरस, तो ये वायरस इंजेक्ट हो गया, ट्रांसफ़र हो गया इन मॉस्किटोज़ में. अब मॉस्किटोज़ जो है बेसिकली ये एक वेक्टर के तौर पर वर्क करते हैं. मॉस्किटोज़ को वेक्टर का नाम दिया जाता है. मॉस्किटोज़ आर वेक्टर. बेसिकली वेक्टर उस चीज़ को बोलते हैं जो किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर दे. तो मॉस्किटोज़ क्या करते हैं, ये मलेरिया को लेते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर देते हैं. तो इस बेस पर इनको वेक्टर का नाम दिया जाता है. क्यों? क्योंकि वेक्टर जो होता है बेसिकली उस चीज़ को बोलते हैं जो एक चीज़ को दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर दे बायोलॉजिकल लिहाज से. अब मॉस्किटोज़ ने यही काम किया कि मलेरिया को लिया मंकीज से और इसको आगे ट्रांसफ़र कर दिया डिफरेंट एनिमल्स में, लाइक ह्यूमन बींग्स में. तो फिर मलेरिया जो है वो ह्यूमन बींग्स तक भी ट्रैवल हो गया. अब बेसिकली मॉस्किटोज़ का काम क्या है, मॉस्किटोज़ जो है बेसिकली लाइक फीमेल मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो जो है बेसिकली वो स्प्रेड करती है मलेरिया को, मेल इसमें इन्वॉल्व नहीं होता. अब इसके डिफरेंट काइंड्स हैं, लाइक डेंगू फीवर, इसमें मलेरिया भी है. अब डिफरेंट मॉस्किटोज़ हैं जो डेंगू फीवर को, डेंगू वायरस को ट्रांसफ़र करते हैं और मलेरिया को ट्रांसफ़र करते हैं. अब है तो दोनों फीवर ही. अब मलेरिया जो है बेसिकली ये भी एक फीवर है, डेंगू भी एक फीवर है, बट दोनों की काइंड्स अलग अलग हैं और दोनों के लिए जो टाइप्स हैं मॉस्किटोज़ की वो भी अलग अलग हैं. मॉस्किटोज़ की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, एनोफिलिस एडिस फर्स्ट टाइप and the second type is Aedes aegypti. ये फर्स्ट टाइप है एनोफिलिस एडिस और दूसरी है एडिस एजिप्टाइस. वो मॉस्किटो जो मलेरिया कोज करती है उसको बोलते हैं एनोफिलिस एडिस और वो मॉस्किटो जो डेंगू फीवर कोज करते हैं उसको बोलते हैं एडिस एजिप्टाइस. अब मलेरिया जो एक फीवर है, जब आगे मॉस्किटो से आगे ये ह्यूमन बींग्स में ट्रैवल हुआ, ट्रांसफ़र हुआ, तो अब इसके ट्रीटमेंट्स निकाले गए किस किस तरह से इसको देने के कवर किया जाए. तो ये भी बेसिकली एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम थी. अब इसको सॉल्व किस तरह किया गया, बेसिकली एक ट्री था, उस ट्री का नाम था क्विना. ये एक ट्री है, इस ट्री से आगे ट्रीटमेंट निकाला गया इस फीवर का, मलेरिया का, कि ये जो है ये ट्री जो है इलाज है किसका, इस मलेरिया का. उसके बाद नेक्स्ट वर्क, ये ट्रांसफ़र किस तरह होता है, क्या केस में यानी कि होते हैं फीचर्स, लाइक ऐसे घर या यहाँ पे भी इस तरह के ऐसा माहौल जैसे पानी खुला रहे, वाटर ज़्यादा हो, हमारे जो डोर्स हैं उनकी विंडोज़ ओपन रहें, घर वगैरह जो हैं उनकी विंडोज़ ओपन रहें, यानी इस तरह से ये फैलता है ज़्यादा.
पानी वगैरह में ये ज़्यादा बनता है, ठीक है, जो फ्रेश वाटर होता है वहाँ पे ये ज़्यादा बनता है। ख़ास बात इनकी ये है कि जो मलेरिया वाला मॉस्किटो है एनोफिलिस एडिस, ये जो बैड वाटर होता है उसमें प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि इसका नाम है बैड स्मेल। तो ऐसे जहाँ पे गंदगी ज़्यादा होती है वहाँ पे ये प्रोड्यूस होता है बैड स्मेल, यानी मलेरिया वाला मॉस्किटो। अब जो डेंगू फीवर है, डेंगू फीवर जो है वो भी एक मॉस्किटो से कॉज होता है जिसका नाम है एडिस एजिप्टाइस। ये कैसे प्रोड्यूस होता है? बेसिकली ये होता है फ्रेश वाटर पे प्रोड्यूस होता है। ये फ्रेश वाटर पे अपने लार्वा प्रोड्यूस करता है और फिर उसको आगे उससे आगे मॉस्किटो बनता है और मॉस्किटो जो है वो अपने अंदर डेंगू वायरस को इंजेक्ट करता है और फिर आगे ट्रांसफ़र करता है ह्यूमन बींग्स तक, जहाँ से फिर आगे डिजीज़ कॉज हो जाती है। अब इसको किस किस तरह से ट्रीट किया जाता है, इसके लिए क्या क्या मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, इस पे एक पूरा एक्सपेरिमेंट किया गया। लाइक ऑब्जर्वेशन बनाई गई, हाइपोथेसिस बनाया गया, डिडक्शन बनाई गई, उस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए कि किस किस तरह से हम इसको ट्रीट कर इस पे वर्क कर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, ये किस तरह से, इससे बचा कैसे जा सकता है, इससे बचने के क्या तरीके हैं, प्रिवेंशन क्या है इसकी। इसके लिए अगर इसकी प्रिवेंशन में बात की जाए वो लोग जो इन एरियाज में रहते थे अफ्रीका वगैरह में, वो लोग क्या करते थे, उनका होता इस तरह से था कि गंदगी बहुत ज़्यादा थी। गंदगी बहुत ज़्यादा होने की वजह से जो लार्वा है वो प्रोड्यूस होता था, उससे आगे मॉस्किटो बनता था, मॉस्किटो के अंदर वायरस इंजेक्ट होता था और वो वायरस फिर आगे ह्यूमन बींग्स तक ट्रैवल होता था। लाइक कैसे? इस तरह से कि विंडोज ओपन रहें घरों की, इसी तरह वाटर जो है वो इजीली अवेलेबल हो, वाटर का ऐसे ही गिरा रहना, मौजूद होना, फ्रीली मौजूद होना, ये भी एक सबब था इसके प्रोड्यूस होने का। अब जब पानी जो है वो ऐसे गंदगी फैली होगी तो जाहिर सी बात है उस पर ये अपना लार्वा बनाएगा, उसके बाद फिर आगे से इसकी डेवलपमेंट होगी तो एक कंप्लीट मॉस्किटो बनेगा और फिर आगे जाहिर सी बात है ये डिजीज़ कॉज करेगा। ओके, थैंक्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्टडी ऑफ मलेरिया, एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड, हाउ टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व किया जाता है। बेसिकली बायोलॉजिकल मेथड का इस्तेमाल किया जाता है एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये एक एग्जांपल है कि मलेरियल जो प्रॉब्लम है, किस तरह से मलेरिया कॉज होता है, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी एक मेथड इस्तेमाल किया जाता है जिसे बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। इसी की ये एक एग्जाम्पल है स्टडी ऑफ मलेरिया। अब बेसिकली जो इसमें बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि मलेरिया कहाँ से आया, कैसे इवॉल्व हुआ। आगे से जस्ट इसकी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। तकरीबन 200 ईयर्स अगो, 200 साल पहले, कुछ साइंटिस्ट, कुछ डॉक्टर्स का ये ख्याल था कि जो डिजीज़ कोज होती हैं वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। उनको ये नहीं पता था कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कौन से, लाइक मलेरिया ही है। यहाँ से जो मलेरिया है इसका ये सोचा जाता था कि ये भी एक किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होती है। इसका मेन कॉज अवेलेबल नहीं था कि ये किस वजह से होती है, इसका वेक्टर क्या है, किस तरह से ये फैलती है। अब इसके डिफरेंट ट्रीटमेंट्स निकाले जाते हैं। लाइक एक ट्री है, उस ट्री का नाम है क्विना क्विना। ये एक ट्री है, इससे एक ड्रग हासिल होता है जिसका नाम है क्विनीन। ये क्विनीन जो है ये एक इफेक्टिव ड्रग है ट्रीट करने के लिए मलेरिया को। तो उस टाइम पे जब कोई इसके बारे में इतना पता नहीं था तो ये एक इफेक्टिव ड्रग था जिसके ज़रिए इस मलेरिया का ट्रीटमेंट परफॉर्म किया जाता था। इसके साथ साथ एक और ट्री था जो इसी से रिलेट करता था, उसका नाम था सिंकोना। ये भी सेम इसी से मिलता जुलता था। अब बगैर जाने इसका इफेक्ट, इसके कॉजेज के जानते बगैर साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट क्या करते थे कि इसके ज़रिए ट्रीट करना शुरू कर देते थे मलेरियल फीवर को। अब उन्हें पता नहीं होता था कि ये हो क्यों रहा है, किस वजह से हो रहा है, इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होंगे।
अब बेसिकली इसको स्टडी किया गया, किस तरह से स्टडी किया गया कि साइंटिस्ट ने ऑब्जर्वेशंस लेनी शुरू कर दी, लाइक इसको फाइंड करने के लिए कि ये होता किस वजह से है, इसका मेन कॉज क्या है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक पेशेंट को लिया, उसके ब्लड में से देखा तो उनको टीनी ऑर्गेनिजम्स नजर आए। अब फर्दर यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ, फिर टीनी ऑर्गेनिज्म नजर आए। थर्डली फिर यही एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हुआ और उनको फिर टीनी ऑर्गेनिजम्स नजर आए। अब ये सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद उनके ज़हन में ख्याल आया कि यार कोई ऐसी चीज़ है जो इसको कॉज करती है, जो मलेरिया फैलाती है। अब वो बेसिकली किसने उसको आगे डिस्कवर किया, एक साइंटिस्ट है लेवरेन, ये नेम है उसका साइंटिस्ट का। इस साइंटिस्ट ने आगे फर्दर डिस्कवरी को परफॉर्म किया। अब ये लेवरेन ने किया क्या, लेवरेन ने भी बेसिकली सेम यही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि इसने सबसे पहले एक मलेरियल पेशेंट को लिया, उसके ब्लड को एग्जामाइन किया, इसको भी उसके ब्लड में से टीनी ऑर्गेनिज्म नजर आए। फिर सेकेंडली फिर परफॉर्म किया, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आए। थर्डली फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आए। तो फिर उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस साइंटिस्ट ने नाम दे दिया प्लाज्मोडियम का, कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बेसिकली इट इज अ प्लाज्मोडियम। अब बेसिकली अगर प्लाज्मोडियम को देखा जाए तो बेसिकली ये एक वायरस टाइप चीज है। अब ये प्लाज्मोडियम कहां से आता है, कहां जाता है, इसका भी कुछ पता नहीं था। अब ऑब्जर्वेशंस लेनी शुरू कर दी साइंटिस्ट ने, लाइक लेवरेन ही इस पे डिस्कवरी कर रहा था, तो लेवरेन ने ही आगे से ऑब्जर्वेशन यानी कि एक बायोलॉजिकल मेथड जो है उसको परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट स्टेप्स का इस्तेमाल किया जाता है। लाइक ऑब्जर्वेशन ली जाती है, हाइपोथेसिस लिया जाता है, डिडक्शंस ली जाती हैं, एक्सपेरिमेंटेशंस लिए जाते हैं, फिर उसके बाद आगे फाइनल रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि ऑब्जर्वेशंस लेनी शुरू कर दी। अब वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी, फर्स्टली ऑब्जर्वेशंस, कि ये ऑब्जर्वेशंस क्या थी। बेसिकली वो 4 ऑब्जर्वेशंस थी। वो 4 ऑब्जर्वेशंस कौन सी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी वो ये थी कि साइंटिस्ट का ख्याल था कि जो मलेरिया और मार्शी एरियाज होते हैं इनमें एक रिलेशन होता है। मार्शी एरियाज वो होते हैं जो डस्टी एरियाज होते हैं, जहां पे डस्ट बहुत ज्यादा अवेलेबल हो। अब इन्होंने ये कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो मलेरिया और इसके साथ मार्शी एरियाज का आपस में रिलेशन होता है, फर्स्ट बात। उसके बाद सेकंड इन्होंने ये कहा कि जो वाटर होता है मार्शी एरियाज का वो बिल्कुल भी मलेरिया कॉज नहीं करता। ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शी एरियाज डज नॉट कॉज मलेरिया, तो इससे मलेरिया नहीं होता। अब थर्ड उन्होंने क्या किया, थर्ड उन्होंने ये लिया कि इसके साथ साथ उन्होंने ये देखा कि अगर ये इस तरह का नहीं होता तो फिर ये फैलता किस तरह से है, कि मलेरिया और मार्शी एरियाज का आपस में कोई रिलेशन होता है। इसी तरह ड्रिंकिंग ऑफ मार्शी वाटर डज नॉट कॉज मलेरिया। अब तीसरी ऑब्जर्वेशन ये थी कि प्लाज्मोडियम इज द मेन कॉज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया का जो मेन कॉज है वो प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम is the main cause of malaria, कि मलेरिया का जो मेन कॉज है वो बेसिकली एक प्लाज्मोडियम है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर डिस्कस करें तो एक मॉस्किटो अवेलेबल होता है। मॉस्किटो जो है वो एज ए वेक्टर के तौर पर वर्क करता है। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर उस चीज को बोलते हैं जो किसी भी चीज को दूसरी जगह पर ट्रांसफर करे। लाइक मॉस्किटो जो है इस प्लाज्मोडियम को इंजेक्ट करता है अपने अंदर और इसको दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर देता है। तो बेसिकली मॉस्किटो क्या वर्क कर रहा है कि एक चीज को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रहा है। तो बेसिकली मॉस्किटो इज अ वेक्टर। तो मॉस्किटो जो है वो एक वेक्टर के तौर पर वर्क कर रहा है जो सिर्फ प्लाज्मोडियम को अपने अंदर से ट्रांसफर कर रहा है एक ह्यूमन बीइंग में या दूसरे एनिमल में। तो अब ये ऑब्जर्वेशंस ली गई। इन ऑब्जर्वेशंस के बाद एक हाइपोथेसिस जो है वो बनाया गया। अब वो हाइपोथेसिस क्या था,
अब ये हाइपोथेसिस बनाया गया। हाइपोथेसिस में क्या बताया गया? हाइपोथेसिस में यही बात बताई गई कि प्लाज्मोडियम इज द मेन कॉज ऑफ मलेरिया। अब मलेरिया का जो मेन कॉज है वो क्या बताया इन्होंने? प्लाज्मोडियम। कि प्लाज्मोडियम इज द मेन कॉज ऑफ मलेरिया। ये तो बेसिकली उन्होंने बता दी हाइपोथेसिस। अब जो हाइपोथेसिस होता है वो बेसिकली या तो गलत भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है। 50-50% चांसेस होते हैं। ये बात सच भी हो सकती है और ये बात गलत भी साबित हो सकती है। क्यों? क्योंकि हाइपोथेसिस बेसिकली इज अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन। ऐसी एक्सप्लेनेशन जो झूठी भी हो सके और सच भी हो जाए, यानी 50-50% चांसेस होते हैं। अब साइंटिस्ट का ख्याल ये था कि ये जो हाइपोथेसिस दिया गया है ये बिल्कुल करेक्ट है। अब इसको करेक्ट समझते हुए उन्होंने आगे फर्दर हाइपोथेसिस से डिडक्शंस बनानी शुरू कर दी। अब जो इन्होंने डिडक्शन बनाई वो क्या थी? जैसे इसकी एक बेहतर एग्जांपल ले लें तो इस तरह से है कि अगर इसमें इन्होंने डिडक्शन क्या दी? रिडक्शन बेसिकली इन्होंने ये दी, इनका ख्याल ये था कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का मेन कॉज है तो जितने भी पेशेंट मलेरिया से इल होंगे उन सब में प्लाज्मोडियम मौजूद होगा। यानी कि एक चीज से दूसरी चीज का अंदाजा लगाना डिडक्शन कहलाता है। डिडक्शन में हम एक चीज को जानते हैं, दूसरी चीज को हम नहीं जानते, तो एक चीज को जानते हुए दूसरी चीज का अंदाजा लगा लेना ये डिडक्शन कहलाता है। तो साइंटिस्ट को ये तो पता था कि प्लाज्मोडियम मलेरिया का मेन कॉज है। अब उस बात से उन्होंने अंदाजा लगा लिया कि जितने भी पेशेंट इल हैं मलेरिया से उन सब में प्लाज्मोडियम मौजूद है। अब फर्दर आगे डिडक्शन से एक्सपेरिमेंटेशन पे आ गए कि इस बात को सच साबित किया जाए एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके। अब इस पे एक्सपेरिमेंट्स क्या किए गए? एक्सपेरिमेंट्स में बेसिकली एक कंट्रोल एक्सपेरिमेंट भी होता है। ओके, अब एक्सपेरिमेंट्स इसमें इस तरह से किए गए कि 100 पीपल लिए गए इफेक्टेड जिनको मलेरिया था और 100 ऐसे लिए गए जिनको मलेरिया नहीं था। ये जो 100 थे ये इल थे विद मलेरिया और ये जो 100 हैं ये हेल्थी पर्सन थे। अब बेसिकली एक्सपेरिमेंट क्या किया? ये जो 100 इल थे बेसिकली इनमें तो ऑलरेडी मलेरिया इनमें प्लाज्मोडियम मौजूद था। अब जो ये थे इनमें इन्होंने क्या सिम्टम्स देखी? बेसिकली इन्होंने ये फाउंड किया कि ये जो 100 थे ये भी सारे के सारे बिल्कुल हेल्दी नहीं थे। अब इनमें से 7 से 8 लोग ऐसे थे जिनमें सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मोडियम मौजूद था, इन एक्टिव फॉर्म में, इंक्यूबेशन पीरियड में था, कि वो डिजीज कॉज नहीं कर रहा था, अपने सिम्टम्स को बस जाहिर होने देने वाला था। अब ये साबित हो गया कि प्लाज्मोडियम जो है वो मेन कॉज है मलेरिया का। कैसे साबित हुआ? कि ये 100 तो ऑलरेडी इल थे, बाकी ये जो 100 हेल्दी थे इनमें भी प्लाज्मोडियम मौजूद था पर वो डिजीज कॉज नहीं कर रहा था, बल्कि इंक्यूबेशन पीरियड में था। जैसे ही वो एक्टिवेट होता तो उसने मलेरिया कॉज कर देना था। तो ये भी 100 के 100 हेल्दी नहीं थे। ये तो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म हो गया कि यहाँ पे ये बात क्लियर हो गई कि प्लाज्मोडियम इज द मेन कॉज ऑफ मलेरिया। ओके, थैंक्स।